हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से मस्त सी चीज़ें आपको मैं बता दूं। ये जो सेशन है ये क्वेश्चन वीडियो और सोल्यूशन वीडियो दोनों एक में ही है, तो इसलिए अलग से किसी भी टाइप के सोल्यूशन वीडियो का आज इंतजार मत करिएगा, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं दैट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, बैक टू बैक 10 बिल्कुल सिंपल से बढ़िया से क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और इसीलिए मैंने अलग से क्वेश्चन और सोल्यूशन वीडियो को अलग नहीं किया, बिकॉज इसमें कोई ऐसा कोई खास न्यूमेरिकल है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली शुरू करेंगे पूरे 10 क्वेश्चंस। आपको बस करना ये है कि मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा टिल द एंड, और हर सवाल का आंसर मेरे से पहले आप लोग कर लीजिएगा, और लास्ट में चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस का आपने सही आंसर किया। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इस पूरे सीरीज की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। आपको इस पूरी सीरीज की यानी कि 10 कदम सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड आई होप एकदम बढ़िया से आप लोग इससे प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और इसी के साथ एक और बढ़िया सी थिंग कि आपके लिए जल्दी ही और भी न्यू सीरीज जो है और भी नई चीज़ें जो है इस चैनल पर आने वाली है। तो अच्छे से मस्त से बने रहिएगा इस चैनल पे, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को डेली के डेली। जहाँ भी जिस भी पॉइंट पर डाउट हो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं आपको आज सेंड कर दूंगा कमेंट सेक्शन पर, तो उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, एक मेन बात कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आज का सेंटर्ड पॉइंट जो होगा, जो सेंटर्ड क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा जहाँ से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखेंगे, दैट विल बी केबल्स। तो पिछले कुछ एग्जामिनेशन में आप देख रहे होंगे कि केबल से क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली पूछ रहा है। ठीक है, तो आज भी हमारा फोकस जो है वो केबल्स के ऊपर ही है, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर डेडिकेटेड क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के पहला क्वेश्चन आज का। सो लेट अस ब्रिंग ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, व्हेन अ हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन passes over or adjacent to any building, the vertical clearance between the highest part of the building immediately under such line, as per the recommendation of IE rules, must not be less than। देखिए सिंपल सी बात है, ये बोलता है कि जब हाई वोल्टेज केबल या हाई वोल्टेज लाइन जो है ओवरहेड लाइन जब किसी बिल्डिंग के ऊपर से गुजरती है या उससे एडजेसेंट, तो वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का सबसे सबसे ऊपर का जो स्थान है, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, वो वहाँ से जो डिफरेंस होना चाहिए वो आई रूल्स के मुताबिक, आई रूल्स के हिसाब से किस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट में आपसे सवाल पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चंस दो अलग अलग फॉर्म में आते हैं। कभी कभी आपको फीट में पूछ लेगा, कभी मीटर्स में दिया रहेगा डेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 3.7 मीटर। ये डेटा बेस्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। 33 केवी की लाइन की अगर बात कर रहा है यहाँ पर, 3.7 मीटर्स, एंड आफ्टर 33 केवी, आफ्टर 33 केवी, आफ्टर 33 केवी, अब सपोज कर लो कि 33 केवी से आगे बढ़ाना है। ठीक है, 33 केवी से आगे बढ़ेगा अगर और सप्लाई रेंज, तो आपको हर एक 33 केवी के एडिशन पर 0.3 मीटर्स का एडिशन करते जाना है उस क्लियरेंस में। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लीजिए कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का यहाँ पर कुछ ऐसा हाईएस्ट पॉइंट बना होगा। ठीक, तो इस हाईएस्ट पॉइंट से जो केबल जा रहा है, इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर या कुछ डिस्टेंस पर से जो केबल गुजर रहा है, इसकी हाइट जो है वो 3.7 मीटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक, इसके सैग वगैरह को कैलकुलेट करते हुए कि अपने मैक्सिमम सैग में होने के बावजूद इतना डिस्टेंस ये मेंटेन कर रहा है बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट से। ठीक, लेकिन जब 33 केवी से आगे बढ़ता जाएगा सप्लाई, तो हर 33 केवी एडिशन पे अगला अगला फिर से 33 केवी के एडिशन तक प्लस 0.3 मीटर्स ऐड करते जाइएगा, और इसकी लेंथ को आप इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मैथमेटिक्स है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के सेशन का अगला सवाल, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पर। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, एज पर द आई रूल्स, रूल नंबर 51, ऑल द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द पावर वायरिंग शैल बी ऑफ। जितने भी इक्विपमेंट पावर वायरिंग के अंदर यूज करते हैं, आई रूल यानी कि रूल नंबर 51 के हिसाब से वो कैसे होने चाहिए। पहला ऑप्शन बोलता है कि आर्मर्ड केबल होना चाहिए या कंडुइट टाइप का होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है रबर केबल्स होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हेलोजन फ्री केबल्स। एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है कि बेयर वायर सिंगल कोर कंडक्टर केबल। बेयर वायर यानी कि ऊपर किसी भी टाइप का आपको प्रोटेक्शन या जो शीथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ मिलेगा इसमें। ठीक है, बेयर वायर में सिंगल कोर का कंडक्टर होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा लास्ट ऑप्शन बोलता है। उससे पहले लिखा हुआ है हेलोजन फ्री केबल्स।
हेलोजन फ्री केबल्स नॉर्मली देखते होंगे ग्रीन कलर का या इस टाइप का रबर जैसा ही नॉर्मली दिखता है, बट वो हेलोजन फ्री रहता है, उसमें हेलोजन कंपाउंड जो है वो नहीं क्रिएट होता है, जलता नहीं है आसानी से। तो जहाँ पर भी ऐसा आग लगने का खतरा है, जहाँ पर ऐसा ये डर है कि कोई टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह छोड़ेगा अगर केबल जलता है तो वो सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको अगर हेलोजन फ्री केबल है तो। तीसरा हो गया रबर केबल, कि बी ऑप्शन बोलता है रबर केबल। रबर केबल जस्ट ऑर्डिनरी केबल्स हैं, इसके अंदर किसी भी अलग टाइप से कोई आर्मरिंग नहीं की जाती है, किसी भी अलग टाइप से एडिशनल इंसुलेशन नहीं देते हैं, ठीक है। बेसिक इंसुलेशन रहता है और उसके पीछे सीधे रबर रहता है, कोई टेपिंग या आर्मरिंग ऐसा कुछ सेक्शन नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है। और ए ऑप्शन बोलता है कि आर्मर्ड केबल होना चाहिए कॉन्डुइट टाइप में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। मैं सारे के सारे ये जो ऑप्शंस थे आपको मैं एक बार जल्दी से दिखाता हूँ, जल्दी देख लीजिए इसको। देखिए आर्मर्ड केबल ये तीन टाइप से आपको दिखाया हुआ है कि वायर ब्रेडेड आर्मरिंग है। आर्मरिंग जो है वो इस पोर्शन पर किया गया है, ये वाला, ये आर्मरिंग पोर्शन है, ये वाला आर्मरिंग पोर्शन है, ये आर्मरिंग पोर्शन है, इसमें कोई आर्मरिंग नहीं है। तो आर्मरिंग का काम ये होता है कि जब जब वायर ट्विस्ट हो रहा है, उसको मोड़ा जा रहा है, पावर केबल्स में खास तौर पे आर्मरिंग करना जरूरी होता है कि जब जब वायर ट्विस्ट हो रहा है तो उसको उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ये आर्मरिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से, उन सारे कंडीशन से अंदर का जो कंडक्टर है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक। अभी केबल के बाकी के लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि और किस किस फॉर्म में उसको कंसिडर करते हैं, उसके अलग अलग लेवल्स को। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ रबर केबल, रबर केबल, ठीक है। रबर इंसुलेशन वाला केबल जो है वो इस तरीके से रहता है, इसमें कोई आर्मरिंग का सीन नहीं रहता है। इसको आप ओपन करेंगे डायरेक्टली आप इसके स्टैंडर्ड कंडक्टर्स तक पहुंच सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, दिस इज योर हेलोजन फ्री केबल्स। देखने में कुछ ऐसा खास अलग सा नहीं दिख रहा है, ये भी आपको देख करके लगेगा रबर केबल टाइप का ही है, बट ये जो कोटिंग ओवरऑल शेथिंग जो इसकी रहती है वो इस तरीके की रहती है कि वो हेलोजन फ्री सेक्शन जो है वो क्रिएट करता है, जिससे कि अगर कभी इसमें आग लग गया, कभी जला, एक तो ये फायर प्रूफ रहता है, बट उसके बावजूद अगर ये हीटिंग भी अगर इसके अंदर हो रहा है, एक तो इसका टेम्परेचर वाइज भी आप देखोगे तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी रहती है, टेम्परेचर वाइज भी ये बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया आर्मरिंग के फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है द वायर यूज्ड in the wiring of motor installation as per the IE rules is recommended to have a cross sectional area of copper earthing not less than। देखिए एक तो जीआई वायर कंडीशन अर्थिंग हो सकती है, एक कॉपर की अर्थिंग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिकली लिख करके दिया है कि कॉपर अर्थिंग का केस आपको बताना है। तो जो वायर आप यूज कर रहे हो, अगर कहीं पे मोटर इंस्टॉलेशन हैं तो उस मोटर इंस्टॉलेशन से अर्थिंग के लिए जो आप जो कॉपर का अर्थिंग कंडक्टर यूज कर रहे हो, उसकी थिकनेस या उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किससे कम नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन बोलता है 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट करंट कैरिंग कंडक्टर यूज्ड इन द वायरिंग। पूरी वायरिंग सिस्टम में जो सबसे ज्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी जो थिकनेस है उसके 1/4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि डबल ऑफ द लार्जेस्ट करंट कैरिंग कंडक्टर यूज्ड इन द वायरिंग। देखिए सबसे ज्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उससे ज्यादा करंट तो वैसे भी नहीं जानी है, अगर उससे ज्यादा करंट नहीं जानी है, मान लो लीकेज में अर्थ में सबसे ज्यादा करंट भी गई तो मैक्सिमम इसी कंडक्टर के बराबर जाएगी, तो इससे ज्यादा थिक केबल का कोई काम ही नहीं है आपको वहां पर, तो इसका भी कोई सीन नहीं बनता है, ठीक है। हाफ ऑफ द लार्जेस्ट करंट कैरिंग कंडक्टर यूज्ड इन द वायरिंग, दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। आपके पूरे वायरिंग सिस्टम में ये जो भी इंस्टॉलेशन था मोटर का या जिस भी चीज़ का, उसके पूरे के पूरे जो करंट कैरिंग जो केबल्स थे उसके सेट में जो सबसे ज़्यादा करंट कैरी करने वाला भी जो केबल होगा ना, उसकी थिकनेस का हाफ थिकनेस हम लोग अपने अर्थिंग या कॉपर अर्थिंग केबल के लिए प्लान करेंगे या डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है एज पर द आई रूल्स। और 4 टाइम्स की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, अननेसेसरीली आप कॉस्ट बढ़ाएंगे सिस्टम का, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। ये डिवाइस कौन सी डिवाइस है, ये दिस इज मैगर यहाँ पर दिखाया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस एज पर द आई रूल्स 48, आई रूल नंबर 48 बिटवीन इंस्टॉलेशन वायरिंग एंड अर्थ, ठीक। तो मान लीजिए आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है, किसका, इंस्टॉलेशन वायरिंग से अर्थ के बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। तो ये परफॉर्म कौन से वोल्टेज पे करते हैं, और वो वोल्टेज किससे लेस देन नहीं होना चाहिए फ्रॉम एज कंपेयर टू द वर्किंग वोल्टेज की तुलना में किससे लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक। ये दो चीज बताइएगा।
देखिए, मेगर देख के आपको पहला आइडिया तो मिल जाएगा कि ये डीसी सप्लाई आउटपुट जो है या डीसी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अप्रोक्सीमेटली 500 वोल्ट डीसी जो है वो आपको मेगर से मिलता है। ठीक, अब जरा क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जब भी इंस्टॉलेशन से अर्थ का चेक करते हैं हम लोग, तो रिक्वायरमेंट ये रहती है कि इंसुलेशन इस लेवल का होना चाहिए कि जो उसके बाद जो लीकेज करंट होगी ना, जो लीकेज करंट जाएगी वो 1/5000 पार्ट ऑफ फुल लोड करंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ गए पूरी बात को? अगर इंसुलेशन आपने ऐसा प्रोवाइड किया, इंसुलेशन आप जो भी प्रोवाइड करें, उसकी शर्त बस इतनी है कि उस इंसुलेशन होने के बाद जो लीकेज करंट उससे जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी गई तो फुल लोड करंट की 1/500वां हिस्सा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। या 0.02% के आसपास भी उसको माना जाता है। ठीक है, 0.02% ऑफ द फुल लोड, इसको ऐसा भी लिखते हैं। हो सकता है कभी 1/5000 ना दे दे तो कभी ऐसा दे आपको 0.02% करंट ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, जो भी वहां का फुल लोड करंट होगा उसका 0.02% करंट जो है वो हो सकता है लीकेज करंट, ज्यादा से ज्यादा। तो ये कंडीशन है। और परफॉर्म किस पे करते हैं हम लोग ये टेस्ट? डीसी सप्लाई पोटेंशियल पर करते हैं। और ये डीसी हमको कहां से मिलता है? ये डीसी हमको इसी मेगर से मिलता है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन में देखें क्या पूछा हुआ है। तो अब आपको बोलता है यहाँ पर कि द टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अच्छा, तो वर्किंग वोल्टेज जो है उससे उसके कितने गुने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्किंग वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, फुल लोड करंट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, वर्किंग वोल्टेज बोला। तो वर्किंग वोल्टेज से हाफ टाइम्स, यहाँ लेकिन एसी लिखा हुआ है यार, तो ये ऑप्शन तो गलत है फिर। हाफ टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, अब कौन से ऑप्शन को सही माना जाए इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर है डीसी सप्लाई एंड द वर्किंग वोल्टेज जो है उससे दोगुना, द वोल्टेज नॉट लेस देन 2 टाइम्स द वर्किंग वोल्टेज, वोल्टेज नॉट लेस देन 2 टाइम्स द वर्किंग वोल्टेज इस सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज टेस्टर हमारा मेगर होता है, ये यहाँ पे आपको छोटा सा हैंडल दिख रहा होगा इस पॉइंट पर, इसको ड्राइव करते हैं। 500 वोल्ट का ये आउटपुट क्रिएट करता है डीसी का, 500 वोल्ट का आउटपुट ये क्रिएट करता है। और यहाँ से जीरो या इन्फिनिटी के फॉर्म में ये डेटा दिखाता है नॉर्मली। तो जब ये जीरो दिखा रहा है तो इसका मतलब शॉर्टेड है वो पूरा पोर्शन, इन्फिनिटी दिखा रहा है मतलब इंसुलेशन एकदम सॉलिड है। तो वो यहाँ से आपको फिर वैल्यू दिखाएगा कि कितनी वैल्यू का इंसुलेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इसका बहुत बढ़िया सा बेसिक्स रहता है। डीसी वोल्टेज जो है यही राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, एंड 2 टाइम्स ऑफ द वर्किंग वोल्टेज। ठीक, करंट के फॉर्म में पूछता, लीकेज करंट के फॉर्म में, तो वो भी आप बता सकते हैं दोनों डेटा देख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, केबल का बाइफरकेशन मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, इससे एकदम प्रॉपरली आपको केबल के बारे में समझ में आएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है इस पांचवें सवाल के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लिखा हुआ है, इफ 4 आउटलेट्स आर टू बी प्रोवाइडेड इन अ कंडक्टर। कंडक्टर और केबल से क्वेश्चन लाने के पीछे मेन मुद्दा ये था कि अभी पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में कंडक्टर केबल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे एसएससी का पेपर हो, पीजीसीआईएल हो, एनएचपीसी हो, ऐसे काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में अभी जेई लेवल के जो पेपर्स हो रहे हैं ना, उसमें केबल बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और आने वाले ड्यूरेशन में अभी दिखेंगे। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जब आप आई रूल पढ़ते हैं तो उससे जुड़ा हुआ इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है उसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। इल्यूमिनेशन आप बहुत बढ़िया से पढ़ करके जाते हैं, वहाँ पर भी अर्थिंग के बारे में आपको प्रॉपर पढ़ना है। जैसे अलग अलग टाइप की अर्थिंग, रॉड अर्थिंग हो गया, प्लेट अर्थिंग हो गया, है ना। इस तरीके से जो अर्थिंग का पार्ट है, एक क्वेश्चन था कि फायर अर्थिंग किसको बोलते हैं, मैंने किसी सेशन में पूछा भी था आप लोग से ये वाला सवाल। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से ये हमको एकदम कवर करके चलना है। ठीक है, इसके अलावा टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो पढ़ना ही है, इसको तो और बेस्ट वे में हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 4 आउटलेट प्रोवाइडेड है किसी कंडक्टर से, देन अकॉर्डिंग टू द आई रूल्स द मैक्सिमम वर्किंग वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा। अब मैं आपको एक कैलकुलेटिव अप्रोच बताता हूँ, दूसरा आपको मेमोराइज करने वाला अप्रोच बताता हूँ। दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये बोलता है, the value of insulation resistance, the value of insulation resistance is given as 50 mega ohm divided by the number of outlets. This is the value of insulation resistance. ठीक है,
50 मेगा ओम डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ आउटलेट्स। चलिए ठीक है, अब जो बच्चा ये आई रूल के अंदर से इस चीज़ को पढ़ के जाएगा उसके माइंड में ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला है तो वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ऐसे कैसे सॉल्व करेगा, वो लिखेगा 50 मेगा ओम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटलेट 4। तो इसको जब ये सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 5 10, 4 2 ज़ा 8, 9 10 20 और 4 5 ज़ा 20, 12.5। 12.5 वो भी किस में आ रहा है, मेगा ओम्स में। तो वो बच्चा क्या करेगा, इस सी ऑप्शन को टिक कर देगा। सी ऑप्शन को जैसे टिक किया आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्या ये फॉर्मूले में गलती है, क्या फॉर्मूला सही है, लेकिन इसके आगे का स्टेटमेंट अगर आप नहीं पढ़े हो उस आई रूल के अंदर का, सिर्फ खाली फॉर्मूला देख के चले गए, तो वहाँ पे गलती होना तय है। दिस इज नॉट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस सवाल का गलत जवाब है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है बट आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैं आपको कारण बताता हूँ इसका। इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि जब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अंदर की आगे की लाइन क्या बोलती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे की लाइन ये बोलती है कि अगर हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 50 मेगा ओम अपॉन द नंबर ऑफ आउटलेट्स एंड इफ इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन यूनिटी, अगर इसकी वैल्यू यूनिटी से बड़ी आती है, सो इन दैट केस, इन दैट कंडीशन आपको 1 मेगा ओम, इन दैट कंडीशन आपको 1 मेगा ओम की वैल्यू को ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस के तौर पर कंसीडर करना है। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि 50 मेगा ओम अपॉन नंबर ऑफ आउटलेट, इसको डिवाइड करने के बाद अगर आपका आंसर ग्रेटर देन यूनिटी आता है, ग्रेटर देन यूनिटी, जैसे यहाँ पे 12.5 आ रहा था, तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो इन दैट केस 1 विल बी टेकन या 1 मेगा ओम विल बी टेकन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन दैट केस। ठीक, ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू 0.5 से नीचे चली जाती है, 0.5 से नीचे चली जाती है मेगा ओम्स में, तो ध्यान रखिएगा कि देन 0.5 विल बी कंसिडर्ड एज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मतलब इसकी वैल्यू 0.5 मेगा ओम से 1 मेगा ओम के बीच में ही वेरी करेगी, इससे बाहर कहीं पे भी नहीं। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके ये आंसर मत बताइएगा, गलत हो जाएगा आंसर। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो बेसिकली ऑप्शन डी है। आपको मैक्सिमम पूछा ना यहाँ पे, मैक्सिमम वर्किंग वैल्यू। अगर आपको मिनिमम पूछा होता तो आंसर बी ऑप्शन हो जाता, 0.5 मेगा ओम की, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए इसका। ठीक है, तो आंसर समझ गए, क्वेश्चन में कहाँ फंस सकते हैं वो समझ गए। इस पावर केबल को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर ये कंडक्टर्स का पोर्शन है, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, ये वाला पोर्शन है, दिस इज फॉर इंसुलेशन। जब हम इंसुलेशन बोलते हैं तो बेसिकली इसको रेफर कर रहे होते हैं। इनर शेथ पोर्शन, इसको टेपिंग के फॉर्म में भी हम लोग लेते हैं कई बार, टेपिंग के फॉर्म में, पेपर इंसुलेशन के फॉर्म में, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस पे लेते हैं। दिस इज द आर्मर्ड पोर्शन, ये आर्मर है। ठीक है, तो चाहे स्टील आर्मर प्रोवाइड करें, गैल्वनाइज्ड आयरन का अगर आर्मर प्रोवाइड करें, ठीक है, एल्यूमिनियम बेस्ड कंडक्टर्स का आर्मर प्रोवाइड करें, तो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और फाइनल लेयर जो रहती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, उसी को शेथ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है पीवीसी का आउटर शेथ है, ऐसे जरूरी नहीं है पीवीसी हो, कोई दूसरा भी चीज़ का, किसी भी दूसरे फॉर्म का आउटपुट हो सकता है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, शायद आखिरी में क्वेश्चन है, मैं आपको उसके क्वेश्चन के समय और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो जब इंसुलेशन को हम रेफर करते हैं तो बेसिकली हम इस जगह की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं बात कर रहे हैं। कई लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं आपको। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रिफर्ड टू बी यूज्ड एज फ्यूज इन द केस ऑफ करंट एक्सीडिंग 15 एम्पियर। 15 एम्पियर से ऊपर की करंट के लिए कौन से मटेरियल को आप एज अ फ्यूजिंग एलिमेंट प्रीफर करोगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में बोलता है अलॉय ऑफ लीड एंड टिन, लीड और टिन का अलॉय है ना। हम लोग एक कंडीशन पढ़ते हैं कि जहां पे लीड जो है 37% का लीड और टिन जो है वो 63% का इस्तेमाल करते हैं, और इससे हमारा क्या बनता है, फ्यूज वायर बनता है ना। बहुत बढ़िया सा फ्यूज वायर, हम लोग अपने किटकैट फ्यूज के अंदर भी रीवायर करते रहते हैं उसको, या जो ग्लास ट्यूब फ्यूजेज आते हैं उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली पहले से रहते हैं। आजकल सिल्वर फ्यूज का चलन जो है वो भी बढ़ गया। सिल्वर वायर फ्यूज भले कॉस्टली होते हैं लेकिन उनके अंदर कोरोजन का चक्कर है नहीं, बहुत अच्छा खासा इनकी रिलायबिलिटी है, तो इस वजह से आजकल सिल्वर फ्यूज को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी नहीं है वो। चलिए ठीक है, लीड वायर फ्यूज की हम लोग बात करते हैं, लीड एंड टिन का फ्यूज हो गया, ठीक है। लेकिन लीड और टिन की ना एक कंडीशन है, करंट लेस देन 15 एम्पियर के लिए ये प्रीफर्ड रहता है, करंट लेस देन 15 एम्पियर के लिए। इस क्वेश्चन में यहीं पर ट्रिक था,
अगर हड़बड़ी में आप इसको पढ़ते और टिक कर देते तो आंसर गलत हो जाता। दिस वाज द रॉन्ग आंसर। निकल एंड क्रोमियम काफ़ी हायर इसकी स्ट्रेंथ रहती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेसिकली कॉपर वायर। देखिए आयरन क्लैड केबल, तो केबल क्यों यूज़ करेंगे, फ्यूज़ में हम लोग वायर इस्तेमाल करेंगे कि केबल इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर वायर और केबल तो एक ही होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। पढ़ेंगे कुछ दिन के अंदर, आपके लिए मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा डेडिकेटेडली इसी केबल के टॉपिक के ऊपर डिटेल में बताऊंगा। बट केबल इज़ अ डिफरेंट थिंग, वायर इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो केबल तो खैर नाम सुन के आप इसको गलत टिक कर दीजिए। ये दो सोचने वाली बात थी। पहला वाला ऑप्शन काफ़ी हद तक लग रहा था कि सही है, लेकिन वो लेस देन 15 एम्पियर के लिए, यहाँ कंडीशन ग्रेटर देन 15 एम्पियर दिया है। तो कॉपर वायर का फ्यूज जो है वो इस तरीके का बनता है। अगर आपको ये वाली फोटो दिख रही होगी तो इस जगह पे लिखा हुआ दिख रहा है 50 एम्पियर्स, 50 एम्पियर के लिए ये कॉपर वायर का फ्यूज जो है वो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इन पाइप अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ऐसे देखिए पाइप अर्थिंग अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और तो ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। देख, अब आप यहाँ पे जो पाइप जो लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड जो इंस्टॉल कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड की भी कोई अपनी लेंथ होगी। तो इसकी जितनी ज़्यादा लेंथ रख रहे हैं उसके 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन डी, तो 2 टाइम्स द इलेक्ट्रोड लेंथ, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन अगर इसी के जैसा एक और आप एक रॉड अगर सॉरी एक पाइप जो है अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो इससे 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड लेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड लेंथ आप इसका 2 टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। ये सब कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, एकदम फटाफट से 1 लाइनर टाइप इनका आंसर कर सकते हैं आप। तो बस इसका कंसेप्ट जो है वो बेसिक पता होना। जैसे ये भी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट आंसर करिएगा आप इसका। लिखा हुआ है ओवरहेड लाइंस फॉर द पावर सप्लाई टू द ट्रैम कार्स आर एट अ मिनिमम हाइट। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, दे आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो आपको इसके पीछे का बहुत ज़्यादा कोई थ्योरी पर जाने की बहुत नीड ही नहीं है, आपको फैक्चुअल डेटा पता रहना चाहिए। अगर फैक्चुअल डेटा पता है तुरंत आंसर करेंगे आप। आपको बोलता है ओवरहेड लाइन फॉर द पावर सप्लाई टू द ट्रैम कार। जैसे ये ट्रैम कार्स है, इसकी ओवरहेड लाइन को जो हम पावर सप्लाई देंगे, है ना, जो पावर सप्लाई देंगे, तो वो जो ओवरहेड लाइन है वो कितनी ऊंचाई पर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। तो इस जमीन से कितने हाइट पर होना चाहिए, आपको मीटर में भी पता होना चाहिए और फीट में भी पता होना चाहिए। तो मीटर्स में आपको मैं इसका आंसर बता दूं, इट्स करेक्ट आंसर इज 10 मीटर्स। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट पर होना चाहिए। रिकमेंडेशन है आई रूल्स का। चलिए ठीक है, इसी के साथ देखिए कितनी जल्दी हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए, है ना। दूसरा कोई सब्जेक्ट होता तो हम लोग अभी तीसरे चौथे क्वेश्चन पर रहते या 5वें सवाल पर रहते। अभी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट समझते जाना है। न्यूमेरिकल का पार्ट ज़्यादा है नहीं। कुछ दिन पर आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसमें सॉल्विंग पार्ट है। बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट चांसेस है। लिखा हुआ था इंसुलेटिंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पावर केबल। पावर केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज होता है। देखिए इंसुलेशन के क्लासेस आप पढ़ चुके हैं, आपको अलग अलग कैटेगरी में पूरी क्लासेस जो है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के आधार पे हम लोगों ने क्लासेस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा उस पर अगर आप ध्यान ना दें तो आपको यहाँ पर बोला हुआ है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर केबल। देखिए मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है दैट इज पेपर। सबसे कॉमनली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है पेपर होता है, कि पेपर को ही सबसे ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं। क्यों भाई, पेपर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत हाई रहती है। कितनी रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 30 केवी रहती है 1 mm के लिए। 1 mm का जो इसका सेक्शन है वो 30 केवी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है आपको। देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 30 केवी पर mm अगर हम पेपर को यूज कर रहे हैं एज अ इंसुलेशन, ठीक। और इसके अलावा और क्या चीज़ है भाई, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10 टू द पावर 7 ओम मीटर के रेंज में जाती है। इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी का रेंज है 10 टू द पावर 7 ओम मीटर। इतने अच्छे रेंज की इसकी रेजिस्टिविटी रहती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर भी बहुत बढ़िया है।
हायर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ही शानदार रहती है, थर्मली बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबल रहता है। 95 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक ये अपने आप को एकदम स्टेबल मेंटेन रख सकता है। ठीक है, तो पेपर इंसुलेटेड केबल जो है उसके लिए जो लिमिट बताते हैं दैट इज़ 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर रेंज तक ये खुद को स्टेबली मेंटेन कर सकता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कोई खराबी इसकी? एक खराबी है। क्या क्या प्रॉब्लम है इससे? इससे एक प्रॉब्लम बस इतना है कि इट इज़ हैविंग हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसीलिए जब इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, इसको इसके एंड्स को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता। ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हो सकता है ये ना पूछे एग्जामिनेशन में, बट हाइग्रोस्कोपिक वर्ड ध्यान रखिएगा। हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो होता है पेपर इंसुलेटर्स के अंदर होता है, मतलब ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर ही लेगा अपनी तरफ। तो अगर आपने उसके एंड्स को, सिरों को खुला छोड़ दिया है, तो बहुत प्रोबेबल चांसेस है कि इसके एंड जो है वो मॉइस्चर को ड्रैग करने लग जाएंगे अपनी तरफ। तो उसके लिए क्या करते हैं, इनको वैक्स से सील करते हैं, या इनके लिए अलग अलग तरीके के सीलेंट्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो इसका जो सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट कर सकें बाहरी मॉइस्चर से। तो इतना ही इसका मेन प्रोटेक्शन लगता है। अदर देन दैट ये इसके मेजर फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9th, मतलब अगला तो आखिरी सवाल आ रहा है। अच्छा ये देखिए, इसका फोटो भी रखा हुआ है, देखिए मेटालिक टेप यहाँ लगा हुआ है, पेपर इंसुलेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये फिलर सेक्शन, लीड की कवरिंग, कंडक्टर्स, इस तरीके का क्रॉस सेक्शन कुछ दिखाई देता है। फोटो देख करके जितना समझते जाएंगे उतना अच्छे से आपको ये सब कलर वाइज और फोटो वाइज भी एग्जामिनेशन में मेमोराइज करने में आसानी होगी। ठीक है, 10वां सवाल आ गया, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग इंसुलेशन ऑफ पावर केबल। इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग टाइप का इंसुलेशन नहीं है पावर केबल का? सबसे पहले ये समझिएगा कि थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोसेटिंग? देखिए, दो टाइप के केबल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द thermoplastic and the second one is thermosetting। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम सुन के एकदम एक जैसा दिख रहा है और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी है इनके अंदर, बट जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा पहले। देखिए, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में से थर्मोप्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो इसको एकदम ज़्यादा केमिस्ट्री में लेके नहीं जाऊंगा मैं आपको कि मैं केमिकल फार्मूला और ये सब बता रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली उतनी चीज़ बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में याद रख सकें और आपको एग्जाम में रिकॉल करते बने। थर्मोप्लास्टिक को ऐसे समझिए कि ये ऐसा मटेरियल है जिसको बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। आप टेम्परेचर, अगर ये मटेरियल को आपने फॉर्म कर दिया, बाहर से आप टेम्परेचर देंगे तो फिर से डिफॉर्म हो सकता है और नए शेप में इसको ढाला जा सकता है, और ऐसा बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल्स के फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो कभी भी इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी दोबारा रिफॉर्म कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी शेप को बदल सकते हैं, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जब मर्जी हो आप इसको वापस से लिक्विड स्टेट में, यानी कि इसको मॉल्टन स्टेट में ला करके फिर से वापस इससे नया इंसुलेशन या नया जो सेगमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा कई बार कर सकते हैं। अब आते हैं थर्मोसेटिंग पे। थर्मोसेटिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं? अच्छा, थर्मोप्लास्टिक का मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया, इसके एग्जाम्पल में 2-3 लिख लीजिएगा, जैसे कि पीवीसी होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं। पीवीसी एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद पीई रहता है, जिसको कि बोलते हैं लीनियर पॉलीएथिलीन। लीनियर पॉलीएथिलीन, पीई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्या रहता है? पीयू रहता है, पॉलीयूरेथेन इसको बोलते हैं। ठीक है, यू आर ए नहीं होता, शायद यू आर ई होता है इसके अंदर। हाँ जी, इनके नाम की स्पेलिंग थोड़ी बढ़िया से आप ध्यान में रखिएगा। तो पॉलीयूरेथेन, पीयू, पीई हो गया अपना लीनियर पॉलीइथिलीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरीके के इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। पॉली पॉलीओलेफिन्स भी होता है इसमें, ये देखिए ओलेफिन्स भी होता है, जिसको कि Z1 कोड से दिखाया जाता है। ये भी थर्मोप्लास्टिक में ही आता है। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक के जेईई एग्जामिनेशन में पिछले 5-6 साल के एक ही पेपर में बस पूछा हुआ है, यूपीपीसीएल के। ठीक है, जहाँ पे पॉलीओलेफिन्स के बारे में पूछा हुआ था कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो आंसर थर्मोप्लास्टिक में ही आता है। ये भी थर्मोसेटिंग में नहीं आता है, बट थोड़ा सा ये नया हो जाता है मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है, इसकी कोड जो होती है वो Z1। केबल्स के अंदर आप कोडिंग भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर की इंसुलेशन की कोडिंग क्या क्या होती है ना। जैसे उसमें एक एग्जांपल में आप पढ़ते हैं XLPE का कोडिंग देखते हैं आप। XLPE किसके लिए होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन।
क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन के लिए यूज होता है। ऐसे ही आर्मरिंग की भी कोडिंग होती है, शेथ की कोडिंग जो है वो होती है। तो सबका कोड बना हुआ है पहले से, उसके हिसाब से केबल्स की कोडिंग होती है। आगे आने वाले ड्यूरेशन में आपको ऐसे कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी दिखेंगे केबल के, ठीक है। खैर, तो थर्मोप्लास्टिक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा थर्मोसेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थर्मोसेटिंग मटेरियल्स भी इसी तरीके से होते हैं। उनको भी अगर आप अगर बाहर से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो भी, उनका भी ब्रेक डाउन होगा, मतलब वो भी मेल्ट डाउन होंगे, और वो उनकी शेप जो है वो बदल सकते हैं। उनकी भी शेप को बदला जा सकता है, लेकिन एक ही बार बदला जा सकता है। ये चीज बार बार नहीं हो सकता ये प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर जो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस था थर्मोप्लास्टिक वाले सिस्टम के अंदर, जस्ट ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन एक्शन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की वजह से ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू हो सकता था। थर्मोसेटिंग में भी आप डिफॉर्म कर सकते हो उसकी शेप को बदलने के लिए, आप उसको हीट दोगे तो वो भी मेल्ट होगा, लेकिन ये प्रोसेस एक ही बार कर सकते हो आप। तो दिस प्रोसेस इज पॉसिबल जस्ट ओनली वंस। तो दैट दोज मटेरियल्स आर नोन एज द थर्मोसेटिंग मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल में रबर जो है वो भी थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। और सिलिकॉन हो गया, है ना, सिलिकॉन बेस्ड जो हो गया वो हो गया। नियोप्रीन हो गया, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। एनपी से शो करते हैं इसको, नियोप्रीन। ये सब थर्मोसेटिंग मटेरियल्स हैं, ये सब थर्मोसेटिंग मटेरियल्स हैं। ईवीए जिसको बोलते हैं, इथाइल विनाइल एसीटेट, ये देखिए जिसको ईवीए से शो करते हैं, इथाइल विनाइल एसीटेट, ये हो गया। एसबीआर हो गया, एसबीआर जो होता है वो रबर का कोड होता है, एसबीआर, जिसको कि नेचुरल रबर बोला जाता है। एसबीआर को बेसिकली नेचुरल रबर के फॉर्म में। ये सब थर्मोसेटिंग मटेरियल्स के कैटेगरी में आते हैं। ये टेबल ध्यान से कॉपी में बना के रख लीजिएगा, काम का है। एग्जाम्पल डेटा ही बहुत ज़्यादा काम का आता है। एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी डेटा होते हैं ना, उसको ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर आप ध्यान से नोट करके रखिएगा, उससे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। एक्सएलपी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक्सएलपी कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्सएलपी जो है वो थर्मोप्लास्टिक है कि थर्मोसेटिंग है, किस कैटेगरी में आता है? एक्सएलपी जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो पॉलीएथिलीन सुन के ऐसा लगेगा कि ये तो थर्मोप्लास्टिक जैसा दिख रहा है सर। एक्सएलपी में पॉलीएथिलीन होने की वजह से आपको लगेगा कि थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन ये बेसिकली थर्मोसेटिंग मटेरियल का ही एग्जाम्पल है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सएलपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग मटेरियल। फिलहाल अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बहुत सारा डेटा हो गया ना। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग? ये थर्मोसेटिंग मटेरियल्स में से कौन सा नहीं है? सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन तो मैंने लिखवा दिया आपको थर्मोसेटिंग में। नियोप्रीन, नियोप्रीन मैंने यहाँ लिखवाया होगा आपको, ये रहा सेकंड नंबर पे। पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन तो यहाँ लिखवाया मैंने आपको। देखिए ये कौन सी कैटेगरी में आता है? दिस इज अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, नॉट अ थर्मोसेटिंग मटेरियल। तो पॉलीयूरेथेन जो है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इथाइल विनाइल एसीटेट तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया ऑलरेडी, थर्मोसेटिंग मटेरियल। तो ये तीन के तीन थर्मोसेटिंग मटेरियल्स थे। ये सी ऑप्शन जो है, दिस इज अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो अब आपको जब डिटेल में पता रहेगा तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं है। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं। बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट सा सेशन आपके लिए, इसीलिए मैंने प्लान किया था कि कोई क्वेश्चन आंसर्स का सोल्यूशंस का अलग अलग नहीं रहेगा, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल सॉल्विंग है नहीं। डायरेक्टली मेरे साथ साथ आप इसी सेशन में क्वेश्चन भी देखें, इसी सेशन में आंसर भी देखें। तो कल की क्लास में आपके लिए फिर से एक नया सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा। नए 10 क्वेश्चन रहेंगे, मज़ेदार तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। कौन सा होगा वो नया सब्जेक्ट, कल के वीडियो में आपको पता चलेगा। और अगर इस सीरीज की प्लेलिस्ट देखनी है तो एट द एंड यहाँ पर देखिएगा, साइड पर आपको प्लेलिस्ट का बॉक्स जो है वो दिखाई दे जाएगा। 10 के दम सीरीज के सारे सेशंस के क्वेश्चंस को बढ़िया से सॉल्व करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।